Hello students, I hope all of you are fine. I am going to discuss part 11 of the third chapter current electricity of class 12. The topics to be discussed today in this video are cell, electromotive force, potential difference, internal resistance of a cell, relation between EMF and potential difference, and some NCERT text problems based on it. First of all, what is a cell? Cell क्या है? Cell is a device which supplies electrical energy to a circuit or to a conductor when connected across it. It establishes potential difference across the conductor or across the circuit element across which it is connected. सेल जो है वह डिवाइस है, वह युक्ति है जो किसी चालक में या किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है, सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई करता है। और ऐसा कैसे करता है? तो इसके लिए जिस कंडक्टर के क्रॉस जोड़ते हैं इसको या जिस सर्किट में इसको लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसमें उसके इंड्स के बीच में, कंडक्टर के इंड्स के बीच में या रजिस्टर से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसके इंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। और विभवांतर उत्पन्न करने के कारण सर्किट से या कंडक्टर से, चालक से धारा बहने लगती है, विद्युत धारा माने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। तो सेल एस्टेब्लिशेस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर और अक्रॉस ए रजिस्टर in an electrical circuit so that electric current flows through it. यही सेल। अब सेल में सेल दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ सेल दो टाइप का होता है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। पहला सेल जो है प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल, और नंबर 2 सेकेंडरी सेल, जिसको द्वितीयक सेल हिंदी में कहा जाता है। प्राइमरी सेल वह है जो सेल का काम क्या है? सेल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का काम क्या है? व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ए सेल? तो सेल जो है अपने में जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। ए सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल में केमिकल एनर्जी होती है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोड्स है, तो उस कहने का मतलब है सेल के अंदर जो है केमिकल एनर्जी होती है, उसके कारण केमिकल एनर्जी होती है सेल के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब किसी एक्सटर्नल सर्किट से या किसी कंडक्टर से जोड़ देते हैं किसी सर्किट में सेल को, तो वह सेल अपना केमिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है उस कंडक्टर को, चाहे उस रजिस्टर को, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो ये सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल का ये वर्किंग है, सेल का वर्क है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं बतला रहा था टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर 1 प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल कहा जाता है उसको हिंदी में, और सेकेंडरी सेल जिसको द्वितीयक सेल कहा जाता है। प्राथमिक सेल का एक ही काम है, प्राथमिक सेल केवल जो है, प्राथमिक सेल को फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक सेल केवल जो है अपना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, फिर से उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है प्राथमिक सेल को, प्राइमरी सेल को। प्राइमरी सेल कैन नॉट बी चार्ज आफ्टर व्हेन इट गेट्स डिस्चार्ज। जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद चार्ज नहीं कर सकते हैं। केवल उसका एक ही फंक्शन है, अपना केमिकल एनर्जी को सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में सप्लाई कर देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर देना, केवल वही काम है। प्राइमरी सेल जो है, जैसे हम लोग घड़ी की बैटरी में प्राइमरी सेल लगता है, उसमें ड्राई सेल है वो। प्राइमरी सेल भी 3 टाइप का, मेनली जो है, मेनली 3 टाइप का।
अब तो बटन सेल भी आ गया है जो घड़ियों में इस्तेमाल होता है, तो बटन सेल इज ऑल्सो ए प्राइमरी सेल। तो ऐसे 4 टाइप हो गया, लेकिन मुख्य रूप से पहले से जो है 3 टाइप का था, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल और ड्राई सेल। अब जो बटन सेल भी है, अब तो बहुत सारा सेल हो गया है। तो बटन सेल में बहुत टाइप का सेल हो गया है प्राइमरी सेल में। पहले से 3 ही था, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल और ये ड्राई सेल। उसमें डेनियल सेल जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी उसका कम होता है, 1.08 वोल्ट से 1.09 वोल्ट तक, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, 1 ओम। तो वो अपने से होकर जो करंट फ्लो करेगा उसका अपोज करेगा। तो ये डिमेरिट है उसमें डेनियल सेल में। और डेनियल सेल में जो है 2 इलेक्ट्रोड यूज होता है। ये बता रहे हैं टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी सेल के बारे में, टाइप ऑफ सेल के बारे में। लेकिन सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होता है, 2 प्लेट होता है, मेटल प्लेट होता है। एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। और वह जो है कंटेनर में, वेसल में इमर्ज होता है। एक वेसल में, बर्तन में, वेसल के अंदर, वेसल में जो है दोनों प्लेट मेटल का उसमें इंसर्टेड होता है, डूबा हुआ रहता है, डिप्ट होता है। उसको हम क्या करते हैं, जो सेल का जो सॉल्यूशन है या पेस्ट है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट को जिस बर्तन में हम रखते हैं, जिस वेसल में रखते हैं, दैट वेसल इज कॉल्ड वोल्टामीटर। उसको वोल्टामीटर कहते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वोल्टामीटर और वोल्टमीटर एक ही चीज है, लेकिन दोनों खासा अलग चीज है। वोल्टमीटर जो है किसी सर्किट में किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जबकि वोल्टामीटर इज द कंटेनर इज ए वेसल इन विच electrodes and electrolytes are kept। वोल्टामीटर हुआ वेसल हो गया, बर्तन हो गया, कंटेनर हो गया, जिसमें सेल का इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो सॉल्यूशन हो या पेस्ट हो, या दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है मेटल, एक एनोड और दूसरा कैथोड, दोनों उसमें डूबे हुए रहते हैं। उस वेसल के अंदर, वेसल में इलेक्ट्रोलाइट होगा, और उसके अंदर एनोड और कैथोड जो है डूबे होंगे, इमर्ज रहते, उसमें डिप्ट रहते हैं। तो वोल्टामीटर जो है उसको हम वोल्टामीटर को, हेंस वोल्टामीटर इज आल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जा सकता है वोल्टामीटर को। तो वोल्टामीटर वेसल हुआ जिसमें कि सेल का इलेक्ट्रोलाइट और उसका इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड जो मेटल प्लेट्स है उसमें, वो इमर्ज रहता है। तो वोल्टामीटर इज नॉट ए वोल्टमीटर। बहुत लोग वोल्टामीटर को वोल्टामीटर पढ़ते हैं, ये सही नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, विद्युतीय यंत्र है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है सर्किट के किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में। जबकि वोल्टामीटर एक वेसल है, कंटेनर है, जिसमें सॉल्यूशन रखा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को रखा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स को रखा जाता है। ये वोल्टामीटर हो गया। अब वोल्टामीटर भी कई टाइप का होता है, जैसे सिल्वर वोल्टामीटर है, उसमें AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, और सिल्वर का ही दोनों प्लेट एनोड और कैथोड जो है यूज किए जाते हैं, सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो दैट वोल्टामीटर इज कॉल्ड सिल्वर वोल्टामीटर। एक और वोल्टामीटर कॉमनली यूज होता है, वह कॉपर वोल्टामीटर है, जिसमें कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एक और भी वोल्टामीटर है जिसे वाटर वोल्टामीटर कहते हैं। इट इज कॉल्ड वाटर वोल्टामीटर। ए वाटर वोल्टामीटर कंटेन्स डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। उसमें H2SO4 सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिला हुआ, वाटर मिला हुआ, डाइल्यूट उसको कहेंगे, और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। तो दैट वोल्टामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर बहुत तरह का हो सकता है, जितना तरह का सॉल्यूशन, उतना जितने टाइप का सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड यूज करेंगे उस अनुसार होगा। लेकिन कॉमनली यूज जो है वोल्टामीटर, कॉपर वोल्टामीटर, सिल्वर वोल्टामीटर, वाटर वोल्टामीटर, दीज 3 आर कॉमन। ये तो वोल्टामीटर हो गया। अब क्लियर होना चाहिए कि वोल्टामीटर और वोल्टमीटर एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, मेजर करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच में, जबकि वोल्टामीटर जो है वेसल है, बर्तन है, कंटेनर है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को, सॉल्यूशन को या पेस्ट को और इलेक्ट्रोड्स रखा जाता है। इलेक्ट्रोड्स उसमें दोनों प्लेट एनोड और कैथोड डूबा रहता है। ये वोल्टामीटर हो गया।
टाइप्स ऑफ वोल्टामीटर भी बतला दिए कि कॉपर वोल्टामीटर मेनली 3 टाइप का यूज होता है, कॉपर वोल्टामीटर, सिल्वर वोल्टामीटर, वाटर वोल्टामीटर। अब बैक टू द टाइप्स ऑफ सेल्स। अब फिर से जो है थोड़ा सा हम डेविएट हुए, वोल्टामीटर का जिक्र आ गया, इसके कारण जो कंफ्यूजन होता है वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर में अक्सर विद्यार्थियों को, तो उसका डिफरेंस हमने बतलाया। तब टाइप्स ऑफ सेल में हमने बताया कि प्राइमरी सेल 2 टाइप का सेल होता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का काम एक ही है, वह जिस सर्किट में उसको लगाएंगे तो अपना केमिकल एनर्जी को उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सर्किट को देगा। फिर से उसको चार्जिंग नहीं किया जा सकता है प्राइमरी सेल को। अब प्राइमरी सेल में भी कई टाइप है, मुख्य रूप से पहले 3 का यूज होता था, अब बटन सेल भी है। तो हमने बताया कि डेनियल सेल में जो है डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्यूशन, उसमें कॉपर प्लेट जो है एनोड का वर्क करता है, और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, एक और सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का होता है डेनियल सेल में। और सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है, उसमें इलेक्ट्रोड सिल्वर इलेक्ट्रोड डूबा हुआ रहता है सिल्वर नाइट्रेट में, जो कैथोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक जो है जिंक प्लेट डूबा हुआ होता है, वो कैथोड का काम करता है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर प्लेट डूबा होता है, वह एनोड का काम करता है। तो ये तो हो गया डेनियल सेल। लेक्लांसी सेल में क्या है कि उसमें अमोनियम क्लोराइड का हाँ, लेकिन एक बात और फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि डेनियल सेल का में डिफेक्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी हाई 1 ओम के करीब, और ईएमएफ भी थोड़ा कम होता है डेनियल सेल ये लेक्लांसी सेल और डाई सेल के कंपेरिजन में। डेनियल सेल का ईएमएफ 1.08 वोल्ट से 1.09 वोल्ट तक होता है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम काफी हाई है, जबकि डाई सेल का 0.1 ओम ही होता है, तो इसलिए डाई सेल ज्यादा यूज किया जाता है। अब लेक्लांसी सेल के बारे में बतला रहे थे कि लेक्लांसी सेल में जो है लेक्लांसी सेल में अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन और फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड का भी यूज किया जाता है, दोनों का मिक्सचर होता है। और लेक्लांसी सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट के करीब होता है, उसका भी। डेनियल सेल का 1.08 वोल्ट टू 1.09 वोल्ट। और फिर ड्राई सेल है, तो ड्राई सेल में अंतर यही है, ड्राई सेल जो है लेक्लांसी सेल का पोर्टेबल साइज है, उसका छोटा साइज है, पोर्टेबल साइज लेक्लांसी सेल का। अंतर दोनों में अंतर इतना ही है केवल, द डिफरेंस इज ओनली दैट अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड paste of ammonium chloride and magnesium dioxide is used in place of ammonium chloride and magnesium dioxide solution. The ammonium chloride solution along with magnesium dioxide उसमें भी होता है। तो यही अंतर है कि ड्राई सेल में पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड का और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट होता है, और जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वह जो है कार्बन का जो है, दोनों में कार्बन का एनोड, कार्बन रॉड होता है, तो उसका एनोड जो है देखते हैं ड्राई सेल होता है तो उसका कैप ऊपर से पीतल का कैप लगा होता है, उस कैप को हटाइएगा तो भीतर कार्बन रॉड होता है, पतला सा कार्बन रॉड ड्राई सेल में, जो हम लोग टॉर्च में लगाते हैं या घड़ी में लगाते हैं, वो भी ड्राई सेल ही है। तो ट्रांजिस्टर में लगाते हैं तो ड्राई सेल ही है। उसमें कार्बन रॉड जो होता है उसका कैप होता है थोड़ा सा ऊपर जो है गोल्डन कलर का, वो जो है, तो उसको कैप को हटा करके अगर उसको हटा कर देखा जाए तो उसमें कार्बन रॉड होता है, तो एनोड का काम करता है। और पीछे वाला जो होता है, पीछे जो बैक पार्ट जो है जिंक का होता है, जस्ता का, वो कैथोड का काम करता है। तो ड्राई सेल चाहे ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल में एनोड हो गया कार्बन का और कैथोड जिंक का। तो ये हो गया। और ड्राई सेल का यूज इसलिए किया जाता है कि इसका ईएमएफ काफी ज्यादा है, छोटे रूप में है, पोर्टेबल साइज में है। तो और इसका ईएमएफ जो है 1.5 वोल्ट होता है। लेक्लांसी सेल का भी 1.5 वोल्ट और ये ड्राई सेल का भी 1.5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस केवल ड्राई सेल का 0.1 ओम होता है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए ड्राई सेल इज ओनली 0.1 ओम, वेयर एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए लेक्लांसी सेल इज वेरी हाई, 1 ओम। सो dry cell is preferred. Dry cell is preferred because it is portable. Its size is small as well. Its EMF is high and its internal resistance is very small. That is 0.1. ये हो गया ड्राई सेल के बारे में। अब जो है दूसरा टाइप का सेल होता है, उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। और सेकेंडरी सेल का जो फंक्शन है वो दोनों फंक्शन होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों हो सकता है। तो सेकेंडरी सेल में जो है सेकेंडरी सेल जो है
उसमें केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जब वो डिस्चार्ज हो गया तो बाहर से सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट भेज करके उसको चार्ज भी किया जाएगा, तो फिर से इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ये सेकेंडरी सेल हो गया, दोनों उसका काम है। सेकेंडरी सेल में दोनों फंक्शन है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, सो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। इसको चार्ज किया जा सकता है। इन्वर्टर की जो बैटरी है, वो ट्रक की जो बैटरी है, मोटर व्हीकल की जो बैटरी है, कार की बैटरी है, ये सब जो बैटरी है वो सब सेकेंडरी सेल है। दो टाइप का सेकेंडरी सेल होता है, एक लेड एक्यूमुलेटर और दूसरा नंबर 2 इज अल्कलाइन एक्यूमुलेटर। पहला वाला लेड एक्यूमुलेटर है जिसको हिंदी में सीसा संचायक सेल कहा जाता है, और दूसरा सेल है अल्कलाइन एक्यूमुलेटर जिसका नाम हिंदी में क्षारीय संचायक सेल कहा जाता है। लेड एक्यूमुलेटर में H2SO4 का सॉल्यूशन यूज किया जाता है, जबकि अल्कलाइन एक्यूमुलेटर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का सॉल्यूशन यूज किया जाता है। लेड एक्यूमुलेटर का ईएमएफ जो होता है लगभग 2.2 वोल्ट होता है, जो कि अल्कलाइन एक्यूमुलेटर के ईएमएफ से हाई होता है। 1.8 के आसपास उसका होगा, नियरली 1.8 वोल्ट, 85 वोल्ट is the EMF of the alkaline accumulator, but the EMF of lead accumulator is 2.2 volt, which is much larger than the EMF of the that of the alkaline accumulator. तो ये तो सेल के बारे में हो गया। तो सेल का डिफिनीशन आप लिख लें, थोड़ा सा डिटेल में ही हमने बतलाया। सेल के बारे में, ऐसे प्राइमरी सेल के बारे में आप नीचे क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th 10th में पढ़े ही होंगे प्राइमरी सेल के बारे में, लेकिन यहाँ सेकेंडरी सेल के बारे में हमने बतलाया, फिर से एक बार रिमाइंड कराया। तो सबसे पहले सेल है नंबर 1 पॉइंट सेल। इट इज ए डिवाइस, राइट डाउन, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू सप्लाई electrical energy to an electric circuit or a conductor, to an electrical circuit, to an electric circuit or a resistor or a conductor, or a conductor or a resistor to set up potential difference, set up a potential difference across it, across the resistor, across the conductor, across it. Potential difference क्यों? So that supply of current, we get supply of current regularly across it for supply of current, supply of charge or current through it. It means सर्किट से होकर, रेजिस्टर से होकर, कंडक्टर से होकर। आई एम रिपीटिंग अगेन, a cell is a device, it is a device used to supply electrical energy to an electrical circuit or a conductor or a resistor to set up potential difference across it for supply of charge or current through it. ये सेल हो गया, सेल का डिफिनीशन। और सेल का वर्क क्या है? It converts its chemical energy into electrical energy to a circuit. ये फंक्शन है। ए सेल कन्वर्ट्स इट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेल केमिकल एनर्जी को सेल कन्वर्ट्स इस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंबल ऑफ ए सेल इज, ये सिंबल हो गया दो पैरेलल लाइन, एक बड़ा लाइन, दो पैरेलल लाइन, एक बड़ा और एक छोटा, ये बड़ा है ये छोटा है, ये प्लस हो गया,
जो वर्टिकल लाइन है, दो पैरेलल वर्टिकल लाइन, एक बड़ा है एक बिग है, एक बिग लाइन, सेकेंड इज स्मॉल लाइन। तो बिग लाइन पॉजिटिव को बताता है, पॉजिटिव का सिंबल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल का संकेत है, सिंबल है। और निगेटिव जो है छोटा स्मॉल लाइन, ये जो है रिप्रेजेंट करता है निगेटिव टर्मिनल सेल को। सेल का ईएमएफ को जो है सिंबल में ऊपर रखा जाता है, सेल का ईएमएफ जो है बता रहे हैं ईएमएफ। और इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल के अंदर दर्शाना है तो अंदर नीचे दिखाएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल आर है, स्मॉल आर, और ईएमएफ का ई हो गया। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस है ओपन सर्किट में, ईएमएफ जो है। तो ये सेल का सिंबल है, ये जो है सिंबल ऑफ ए सेल, सिंबल ऑफ ए सेल। अब सेल दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल, इसको भी शॉर्ट में लिख लीजिए, ऐसे तो बताएं डिटेल में। टू टाइप्स ऑफ सेल आर, टू टाइप्स ऑफ सेल, टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर, नंबर वन प्राइमरी सेल, ये केवल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, केवल डिस्चार्ज होगा, चार्ज इसको नहीं किया जा सकता, केवल एक वर्क है प्राइमरी, इसीलिए प्राइमरी सेल कहा जाता है। और इसमें जो है प्राइमरी सेल में आ जाएगा डेनियल सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल, ड्राई सेल, बटन सेल। ड्राई सेल है शुष्क सेल, जिसको हिंदी में कहा जाता है शुष्क सेल, इसलिए कि उसमें अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का उसका सूखा रूप माने पेस्ट के रूप में यूज किया जाता है। जबकि लेक्लांसी सेल में अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, ड्राई सेल। अब आ गया बटन सेल, भी घड़ियों में छोटा साइज का सेल, बटन सेल, etc। दीज आर द प्राइमरी सेल्स। ये प्राइमरी सेल्स का हो गया। सेकेंड इज सेकेंडरी सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्यूमुलेटर, सेकेंडरी सेल। और सेकेंडरी सेल का दोनों काम है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, देगा सर्किट में, इस सर्किट में लगाएंगे, और उसके बाद जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर से बाहर से करंट भेज करके सेल को चार्ज किया जा सकता है, जिससे कि उसका जो केमिकल एनर्जी का जो लॉस हुआ है तो फिर से केमिकल एनर्जी वो गेन कर सके और फिर से वो वर्क कर सके, फिर से वो करंट का सप्लाई, चार्ज का सप्लाई दे सके सर्किट में। सेकेंडरी सेल में लेड एक्यूमुलेटर, लेड एक्यूमुलेटर, H2SO4 का सॉल्यूशन यूज होता है, लेड एक्यूमुलेटर। इसके बाद नंबर टू अल्कलाइन एक्यूमुलेटर, अल्कलाइन, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज होता है, अल्कलाइन एक्यूमुलेटर, etc। एक्यूमुलेटर, these are the types, secondary, these are the examples of secondary cells। और प्राइमरी सेल का डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, ड्राई सेल, बटन सेल, etc। तो ये हो गया सेल के बारे में। अब सेल का हम इस डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, रिलेशन क्या है, और उसका प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल भी जो है, इस साल ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जो है प्रॉब्लम नंबर 2 जो एनसीईआरटी टेस्ट का है, तो सिमिलर प्रॉब्लम पूछा कि वो थोड़ा सा उसका वैल्यू जो है ईएमएफ का चेंज था उसमें, ना तो सेम प्रॉब्लम था जो एनसीईआरटी टेस्ट प्रॉब्लम है, उसको भी हमने पहला नंबर एनसीईआरटी टेस्ट प्रॉब्लम का नंबर 1 नंबर 2 जो प्रॉब्लम है इसी फॉर्मूला रिलेशन पर, तो रिलेशन निकालेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझिए कि 2 मार्क्स तो एकदम रखा हुआ है इसमें। सेल से शॉर्ट में 2, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं 1 मार्क्स में, लेकिन 2 मार्क्स माने 2 या 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन तो रखा हुआ है इससे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी बोर्ड में पूछ सकता है कहीं भी। Now, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ ए सेल, हिंदी में इसको विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को विद्युत वाहक बल। नाम है बल, फोर्स, लेकिन इट इज नॉट, एक्चुअली इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज ओनली, इट इज एनर्जी सप्लाई, इट इज एनर्जी सप्लाइड बाय ए सेल इन एन ओपन सर्किट। ये सेल द्वारा सप्लाई किए जाने वाला, सर्किट को सप्लाई किए जाने वाला एनर्जी है, हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट ए फोर्स, जैसा कि नाम में है इसका। और ये सेल का दोनों टर्मिनल एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है इन एन ओपन सर्किट। व्हाट इज एन ओपन सर्किट? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल
इट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं होता है, प्लग की लगाए हुए नहीं है, तो उस स्थिति में जब सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं लिया जाता है, तो सेल का जो दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। सो इट इज डिफाइंड एज potential difference between two terminals of a cell in an open circuit. Write down it. EMF of a cell, it is defined as the potential difference PD between two terminals of a cell. सेल में दो टर्मिनल, एक एनोड और दूसरा कैथोड होता है। टू टर्मिनल्स और टू पोल्स कह सकते हैं बैटरी का। टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट। Open circuit means if no current is drawn from the cell, it is called open circuit. की लगा हुआ नहीं है या की उठा हुआ है, प्रेस की, या प्लग लगाने वाला भी की होता है, प्लग नहीं लगा हुआ है, ओपन सर्किट हो गया। इसको कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एसी सर्किट से कर सकते हैं। एसी सर्किट में घरों में जो बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड, तो स्विच को ऑफ करते हैं तो फैन जो है, चाहे बल्ब जो है, बल्ब है, चाहे एलईडी बल्ब हो, चाहे ट्यूब हो, ये सब नहीं जलता है। ऑफ मैंने कब, जब स्विच ऑफ रहता है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो फैन भी चलने लगेगा, बल्ब भी जलने लगेगा, ट्यूबलाइट जल जाएगा, ग्लो करेगा। इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जब स्विच ऑफ है तो ओपन सर्किट हो गया, और जब बोर्ड का स्विच जो है ऑन कर देते हैं तब जो है फैन चलने लगा, फिर जो है बल्ब जलने लगा, तो क्लोज सर्किट हो गया। उसी ढंग से डीसी सर्किट में भी है, प्लग नहीं लगाए हैं, ओपन सर्किट है, सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा है, तो सेल का दोनों टर्मिनल के बीच का जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, क्योंकि उस समय तो सेल डिस्चार्ज हुआ नहीं, उससे कोई करंट नहीं हो रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी जो सेल का है उसको ईएमएफ कहा जाता है। उसी को जब सेल मैंने प्लग लगा दिए, की लगा दिए, प्लग की में प्लग वाला की है, की लगा दिए, प्लग लगा दिए, या की को जो है प्रेस कर दिए, प्रेस की भी होता है, तब सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा। तब जो है सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स घट करके फॉल होकर के पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तब सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। So it is defined as the potential difference between two terminals of a cell in an open circuit. Open circuit means when no current is drawn from the cell, it is called an open circuit. और इस सिंबल जो है, इसका सिंबल जो है, इट्स सिंबल इज कैपिटल ई और स्मॉल ई। कैपिटल ई सिंबल है ईएमएफ का, सेल के ईएमएफ का विद्युत वाहक बल जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसका सिंबल कैपिटल ई और स्मॉल ई है। तो इसको मेजर कैसे करते हैं? इट इज मेजर्ड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। सेल के दोनों टर्मिनल के बीच से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क इसका मेजर है, वही वर्क इसकी माप है सेल का, वही वर्क जो है सेल का ईएमएफ कहलाएगा। तो देखिए, इट इज ईएमएफ ऑफ द सेल इज द मेजर ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। शॉर्ट में एब्रिविएटेड फॉर्म में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ भी कहते हैं, E.M.F. तो ईएमएफ ऑफ ए सेल is the measure है, माप है, measure of the work done per unit charge, work done per unit charge between two terminals of a cell, work done per unit charge between two terminals of a cell, between two terminals means पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल। सेल में दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को प्लस 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क डन होगा उसको हम क्या कहेंगे, वह मेजर होगा ईएमएफ ऑफ द सेल का, of the cell. Therefore, E can be expressed as, symbol तो ये है EMF का, that is E equal to work done upon charge, per unit charge है, तो work done divided by electric charge,
which is moved from negative terminal to positive terminal of a cell. One unit charge plus 1 coulomb charge is moved from the negative terminal and to the positive terminal of a cell. Work done upon electric charge. वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया. दोनों बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क डन किया गया वही इसका मेजर होगा, W/Q. बट इन एन ओपन सर्किट लिख देते हैं, इन ओपन सर्किट, इन एन ओपन सर्किट. ओपन सर्किट मीन्स नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन एन ओपन सर्किट. ये हो गया वर्क डन बाय चार्ज. और इसका यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रो ईएमएफ इज जूल पर कूलम और वोल्ट. जूल पर कूलम इज वोल्ट. पहले भी हम पढ़ा चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. तो वही होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इसका यूनिट होगा, वही इसका डायमेंशन भी होगा. ईएमएफ ऑफ अ सेल इज एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल इज वर्क डन का जूल, चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम और वोल्ट. 1 वोल्ट ईएमएफ कब कहा जाएगा? जब 1 कूलम चार्ज को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में वर्क डन अगर 1 जूल है तो हम कहेंगे कि सेल का जो ईएमएफ है वो 1 वोल्ट है. इसका डिफाइन हो जाएगा. और डायमेंशन फॉर्मूला ई का, भी का भी वही होगा. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल इज, क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला? वर्क डन ml टू द पावर 2 t माइनस 2. चार्ज का 80 होता है, चार्ज का 80 ml टू द पावर 2 t माइनस 3. t से डिवाइड किया तो t का पावर प्लस 1 ऊपर जाएगा -3 और a का भी पावर 1 है, a एम्पियर जो करंट का सिंबल है. तो ml टू द पावर 2 t माइनस 3 a माइनस 1 जो कि पोटेंशियल का भी था, पहले भी हम बता चुके हैं चैप्टर 2 में. सेल इज ml टू द पावर 2 t माइनस 3 a minus 1. This is the dimension formula of electromotive force and this is the dimension formula of potential difference as well. Potential difference का भी वही होगा, खाली उसमें क्लोज सर्किट का अर्थ होगा. और एक चीज बताते हैं इसके बारे में, ईएमएफ जो है सेल का इलेक्ट्रोड्स के ज्योमेट्री मतलब उसके साइज पर, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है. नहीं इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो सॉल्यूशन है उसका या पेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, उसके मास पर भी डिपेंड नहीं करता है, कितना क्वांटिटी उसमें है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है. लेकिन इलेक्ट्रोड के नेचर, इलेक्ट्रोड के मटेरियल के नेचर और सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट का मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट किस मटेरियल का है, इलेक्ट्रोलाइट के माने कहने का मतलब है कि मटेरियल, इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल और सॉल्यूशन के मटेरियल कौन सी किसका है, कॉपर सल्फेट का है कि सिल्वर नाइट्रेट का है. तो सॉल्यूशन किस मटेरियल का है, कॉपर सल्फेट का है तो कॉपर का मटेरियल यूज हुआ कंपाउंड में, सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर मटेरियल यूज हुआ. तो उस पर जरूर डिपेंड करता है. लेकिन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन और कहिए कि मास ऑफ द सॉल्यूशन और नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द ये क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, साइज इलेक्ट्रोड्स का, एनोड कैथोड का एरिया, लेंथ इस पर भी डिपेंड नहीं करता है. उसके बीच सेपरेशन पर भी डिपेंड नहीं करता है. इंटरनल रेजिस्टेंस करता है इलेक्ट्रोड्स के सेपरेशन के बीच, लेकिन ईएमएफ नहीं करता है. ईएमएफ केवल डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज यूज्ड. बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, स्वतंत्र होता है, इस पर निर्भर नहीं करता. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड द अमाउंट ऑफ एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज यूज्ड in the cell. और ईएमएफ जो है रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं करता है. उसको हम दिखा सकते हैं. ईएमएफ का प्लॉट अगर देखें, ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, तो ये देखिए रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ भी ईएमएफ जो है, इधर रेजिस्टेंस रखिए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ईएमएफ. तो रेजिस्टेंस के बढ़ने का भी, रेजिस्टेंस के चेंज होने का भी इस पर कोई प्रभाव ईएमएफ पर नहीं पड़ेगा. एकदम स्ट्रेट लाइन है. देखिए या स्ट्रेट लाइन, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो पर भी ईएमएफ पर कोई प्रभाव नहीं है. तो सेल का ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है. ये प्लॉट जो है ईएमएफ और सेल का ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ दिखाया गया है, उसमें शो भी कर रहा है. चलिए तो हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में. मैं समझता हूं कि आप लोग सभी ने इसको ठीक ढंग से समझा होगा. अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल. Now next topic
which is third topic of this video, is potential difference PD of a cell. And PD of a cell is similar to EMF of a cell. The only difference is PD potential difference of a cell is the difference in potentials of two terminals of a cell in a closed circuit. EMF is the difference in potentials of two terminals of a cell in an open circuit. But potential difference is the difference in potentials of a cell in a closed circuit. Closed circuit means when current is drawn, current is supplied in the circuit by the cell. तो सेल से जब सर्किट जो है सेल से सर्किट में जब करंट सप्लाई होता है तो सेल के दोनों टर्मिनल के बीच, दोनों टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल कहते हैं। लेकिन सेल को जो है क्लोज सर्किट में होना चाहिए, मतलब प्लग लगा रहना चाहिए। प्लग जो है की में लगा रहना चाहिए, या प्रेस की है तो प्रेस मैंने उसको जो है उसको दबा हुआ होगा, प्रेस होना चाहिए, तब सर्किट पूरा होगा और करंट जो है सर्किट में फ्लो होगा। तो उस सिचुएशन में जब सेल सर्किट में करंट को देगा, सप्लाई करेगा, तो उसका ईएमएफ जो है उसकी एनर्जी घट करके ईएमएफ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी टोटल जो स्टोर्ड एनर्जी है सेल का वह घट जाएगा और घट करके वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। सेल का ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। सेल का ईएमएफ ऑफ द सेल इज ड्रॉप्स टू पोटेंशियल डिफरेंस in a closed circuit, that is when current is drawn from the cell to the circuit. तो किसी सेल का ये हिंदी में इसको विभवांतर कहते हैं। किसी सेल का विभवांतर उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच, सेल के दोनों ध्रुवों के बीच, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, उसको एनोड उसको प्लस और माइनस जो पोल्स होता है उसको कहा जाता है। तो उसके बीच में जो उसका विभव का अंतर है, धन विभव और ऋण विभव, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल पर कहा जाएगा, उसको धन विभव कहेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पर होगा, नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा तो उसको ऋण विभव कहा जाएगा। तो किसी सेल के दोनों ध्रुवों का, दोनों पोल्स के बीच के विभव के अंतर को लेकिन बंद परिपथ में उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इसको हम मेजर कैसे करेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज मेजर्ड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। मतलब किसी सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यूनिट चार्ज को +1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वह जो वर्क है वह उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की माप होगी। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो मेजर्ड एज V इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज सिमिलर टू ईएमएफ बट इन ए क्लोज सर्किट। ईएमएफ का यही फॉर्मूला था, ईएमएफ सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ का ही फॉर्मूला था, इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज, यहाँ भी कार्य बटा आवेश है, वर्क डन बटा चार्ज ही है, लेकिन ये क्लोज सर्किट में जब सेल से करंट जो है ड्रॉन कर रहा है, ड्रॉन हो रहा है, मतलब सप्लाई हो रहा है सर्किट में, वैसा सर्किट इसमें सेल से करंट फ्लो करता है उसको क्लोज सर्किट कहा जाता है। दैट सर्किट इज क्लोज सर्किट इन विच करंट इज सप्लाइड फ्रॉम ए सेल, बट इफ नो करंट इज सप्लाइड फ्रॉम ए सेल इट इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट। और इसका भी फॉर्मूला सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस का V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज W/Q। तो इसका भी ऐसा यूनिट जूल, वर्क का जूल होगा और चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, व्हिच इज कॉल्ड वोल्ट। और डायमेंशन फॉर्मूला भी PD का सेम होगा V का, क्योंकि EMF का जो है, EMF का जो डायमेंशन फॉर्मूला है और पोटेंशियल EMF का जो फॉर्मूला है कैपिटल E का और इसका जो फॉर्मूला है दोनों जो है सेम है। देयरफॉर इट इज दिस डायमेंशन फॉर्मूला इज ml अंडर ब्रैकेट ml टू द पावर 2t - 3 a - 1। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होगा, क्योंकि वैल्यू जो होगा वह किसी सेल में डिस्चार्जिंग के केस में ईएमएफ से घट जाएगा, V लेस देन E। लेकिन जब सेल को चार्ज करते हैं, जैसा कि सेकेंडरी सेल में तो बाहर से करंट भेजते हैं, तो उस सिचुएशन में सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वह उस सेल के ईएमएफ से बढ़ सकता है। तो V इज ग्रेटर देन E इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए सेल, बट इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल potential difference is smaller than the EMF of a cell. Now we have to discuss in the next topic internal resistance of a cell, followed by the relation between EMF and potential difference of the cell, and some problems, text problems from NCERT textbook. तो अभी बहुत कुछ आना है, अभी आप लोग वीडियो देखते रहें। Now the next topic is internal resistance of a cell. Internal resistance.
नाम से ही क्लियर है, ये अंदर का रेजिस्टेंस, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, सेल के अंदर का रुकावट है, अंदर के इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा रुकावट है करंट के फ्लो होने में। द रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन offered by the electrolyte of a cell to flow of current through it is called internal resistance of the cell. किसी सेल के अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्यूशन है या पेस्ट है, जो घोल है, वह सेल के अंदर से होकर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने में होने में जो रुकावट उत्पन्न करता है, उस रुकावट को सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। हिंदी में आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। I am repeating the definition again. The resistance or obstruction offered by the electrolyte, which is maybe solution or paste of a cell to flow of electric current or charge through it is called internal resistance of the cell. And its symbol is small r. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, हिंदी में इसको आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध। इसका सिंबल स्मॉल आर है सेल का। डिफिनेशन हमने लिखा है, आप नोट कर लें। और सिंबल ऑफ द सिंबल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज स्मॉल आर। इसको कैसे दिखाएंगे? सेल में सेल का ये सिंबल है, ये वर्टिकल लाइन जो है बड़ा वाला, बिग वर्टिकल लाइन इज पॉजिटिव टर्मिनल, स्मॉल वर्टिकल लाइन इज नेगेटिव टर्मिनल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को नीचे में शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेल के ईएमएफ को ऊपर में। लेकिन आप अलग से भी दिखाना चाहें तो सेल के बगल में एक रेजिस्टेंस लगा दें, ये सेल का इंटरनल है, जैसे रेजिस्टर लगाया जाता है उसी ढंग से बगल में लगा दीजिए, स्मॉल आर हो गया, तो इसको पूरे यूनिट हो गया। इस सेल का ईएमएफ है और इसी सेल का है, इसलिए इसको घेर दिया है डॉटेड से। ईएमएफ है को शो कर रहा है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का है, ईएमएफ तो सेल का जो है वह ये इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोड्स के ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये जो है एरिया पर डिपेंड करता है। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जो प्लेट्स है, सेल का जो प्लेट्स है, जो पार्ट प्लेट्स का जो पार्ट इमर्ज्ड है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है, घोल या सॉल्यूशन के अंदर में, पेस्ट के अंदर में, घोल या घोल कहिए, चाहे अंग्रेजी में, हिंदी में घोल, इंग्लिश में उसको सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्ट इलेक्ट्रोड का डूबा हुआ है उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स पर भी, दोनों प्लेट्स मतलब, दोनों प्लेट का मतलब है दोनों टर्मिनल्स, दो प्लेट कहिए चाहे तो दो टर्मिनल्स कहिए, प्लेट्स और टर्मिनल्स। तो सेल के दोनों प्लेट कहिए, एनोड और कैथोड, एनोड एंड कैथोड, या पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो उसके बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करेगा। सेपरेशन ज्यादा होगा, सेपरेशन पर डिपेंड करेगा, सेपरेशन पर डिपेंड करेगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और प्लस जो है सेपरेशन पर भी डिपेंड करेगा। और थर्ड जो है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। सेल का ईएमएफ भी इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर पर, लेकिन वो जो है कंसंट्रेशन पर, मतलब कितना जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसमें, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ईएमएफ जो है डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का जो है वो नेचर और कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करता है। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑल अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, जिसको हमने लिखा है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का हो गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का ईएमएफ भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी, और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिस पर की प्रॉब्लम अक्सर पूछा जाता है, किसी इस बार बीसीबीएसई बोर्ड में पूछा, जिसको मैं बनाऊंगा, अभी सॉल्व करूंगा, उसी टाइप का प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी में है, एकदम स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 2.2, और डिफरेंट बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, इसको आप देखें। नाउ रिलेशन बिटवीन ईएमएफ कैपिटल ई, PD, potential difference V, capital V, and internal resistance small r of a cell. We are going to obtain a relation between both three quantities, EMF, potential difference and internal resistance. जो टर्म है, both three terms के बीच में रिलेशन हम obtain करने जा रहे हैं, which is very important to the examination point of view. अभी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताया, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके बारे में एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ऑफ ए प्राइमरी सेल इज लार्ज, whereas the internal resistance of a secondary cell is small. प्राइमरी सेल का, प्राथमिक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, आंतरिक प्रतिरोध,
वो हाई होता है, ज़्यादा होता है। जैसे डेनियल सेल का बताया 1 ओम होता है, ड्राई सेल का तो कम होता है, फिर भी 0.1 ओम, लेकिन डेनियल सेल का तो बहुत ज़्यादा 1 ओम तक होता है। लेकिन जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। तो प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा और सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। और अभी हमने ये भी बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है प्लेट का क्षेत्रफल पर भी, ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है, एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और सेपरेशन पर भी डिपेंड करता है। दोनों प्लेट या दोनों टर्मिनल्स, सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच के डिस्टेंस पर, सेपरेशन पर डिपेंड करता है, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का ज्यादा होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा तो उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इसलिए सेल का जो है दोनों प्लेट के बीच की दूरी कम रखी जाती है, जिससे कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहे तो करंट फ्लो करने में रुकावट कम होगी। इसलिए सेल के दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के नजदीक रखा जाता है, दोनों टर्मिनल्स को, दोनों प्लेट्स को, इसलिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहे। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ द टू प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन जो है सेल का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल का विभवांतर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का है, ये तो देखा हमने कि ये एरिया के जो है, प्लेट के एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन है उसका सेपरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब चीजें हुई, ये सब बातें हुई इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, जिसको पिछला टॉपिक में ही मैंने पढ़ाया, और उसमें थोड़ा सा ऐड किया, इसमें थोड़ा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। अब नाउ रिलेशन बिटवीन ईएमएफ E, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, स्मॉल r ऑफ ए सेल। तो रिलेशन के लिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये सेल है जिसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ईएमएफ इसका E है। इंटरनल रेजिस्टेंस से हम बगल में लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये पूरा यूनिट हो गया। ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेजिस्टेंस को सिंबल में हम यहाँ नहीं दिखा करके बगल में दिखा दिए हैं। इसको जोड़ देते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। दिस सेल इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इसमें की भी लगा सकते हैं, प्रेस की भी लगा सकते हैं, प्लग की लगा सकते हैं। जब की इसमें लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे या प्रेस की को दबाएंगे तो सर्किट पूरा होगा, और तब जो है सर्किट में करंट जो है फ्लो करने लगेगा, इसके पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसे जो है करंट का फ्लो। इससे रेजिस्टेंस के दोनों इंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि ओम्स लॉ से हो जाएगा कितना, V = IR। पोटेंशियल डिफरेंस V = IR इसके बीच में रजिस्टर के क्रॉस, और सेल के क्रॉस भी, सेल से कोई करंट अप डाउन करने लगा है, कोई करंट फ्लो करने लगा है, इसलिए सेल का जो ईएमएफ है अब घट करके V हो जाएगा। जब इसको जब रजिस्टर से जोड़ देंगे तब, और की को प्रेस करेंगे या प्लग लगाएंगे तो सर्किट पूरा होगा, और सर्किट में बैटरी से करंट फ्लो करने लगेगा, आई करंट फ्लो करने लगा, जिसके कारण अब सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच, पहले तो ईएमएफ था, सेल फुली चार्ज था, उसकी टोटल एनर्जी सेल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन अब तो घटेगा, इसलिए घट करके E = V हो जाएगा। और चूंकि सेल जो है ये रजिस्टर सेल के पैरेलल में कनेक्टेड है, एक इंच जो है इसका बैटरी के पॉजिटिव, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और दूसरा इंच सेल का जो है इसके रजिस्टर के दूसरे इंच से पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने से क्या होगा, जो सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही जो है पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा सेल के दोनों टर्मिनल के क्रॉस, वही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V = IR इसके क्रॉस हो जाएगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप, इसके डिफरेंस जो है होगा ओम्स लॉ से V = IR, इसके क्रॉस जो होगा वो V = IR, वही इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो कि E से घट करके ड्रॉप होकर के V हो गया, वही सेल के क्रॉस जो है दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये सर्किट जोड़ दिया रजिस्टर R को, तब ओम्स लॉ से जो है करंट जो फ्लो, सेल का ईएमएफ है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, तब करंट जो फ्लो ओम्स लॉ से, जब सेल को रजिस्टर से जोड़ेंगे तो करंट फ्लो करना रहेगा। तो जो करंट होगा ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, I = V/R। V की जगह टोटल ईएमएफ शुरू में E है, प्लस टोटल कैपिटल E, इधर टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल, V की जगह E शुरू में, प्लस टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बगल में जोड़ा है, I/E/R+R, और यूजिंग ओम्स लॉ, ये करंट थ्रू द सर्किट, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रजिस्टर और थ्रू द सर्किट, करंट इन द सर्किट, I =
कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, उसी फॉर्मूला का यूज करके करंट इन द सर्किट आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आई मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस आर इक्वल टू कैपिटल ई, और आई आर प्लस कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल ई। और अभी हमने कहा v इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, v इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, और यहाँ पर v लिख देंगे, यहाँ पर v प्लस आई आर इक्वल टू ई, इसलिए v इक्वल टू ई माइनस आई आर। देखिए क्लियर हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ द सेल, ये दिस इज द रिलेशन। बट ये कब होगा? जब सेल से डिस्चार्ज होगा, बट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल यहाँ रेजिस्टर लगाएंगे तो रेजिस्टर से करंट फ्लो करने लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों इनके रेजिस्टर के दोनों इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। ये जो है प्लस पर होगा, ये माइनस पर होगा, तो करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस से करंट का फ्लो होता है। अगर दोनों सेम पोटेंशियल पर होगा तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। प्रॉब्लम्स में पीछे लास्ट पार्ट में हमने बतलाया था कि कॉमन दो पॉइंट कॉमन पोटेंशियल पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ओम्स लॉ से सिंस आई वैल्यू एट वी। तो करंट फ्लो करता है कंडक्टर रेजिस्टर से होकर, कंडक्टर से होकर के पोटेंशियल डिफरेंस के तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो v इक्वल टू ई आई आर किस केस में हुआ? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। और इससे क्लियर है कि v इक्वल टू ई माइनस आई आर। कितना से सेल का ईएमएफ घटा? जब सेल से होकर, जब सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से रेजिस्टर से जोड़े, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो उसके पोटेंशियल सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ई से ड्रॉप होकर के भी हो गया, और कितना से कमी आया? आई इंटू आर। तो ये भी जो है पोटेंशियल का ही टर्म है, क्योंकि पोटेंशियल में पोटेंशियल ही घट सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आई जो आर फैक्टर है करंट इंटू सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस का ही फैक्टर होगा, जो कि सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस में घटेगा, और इसको लॉस्ट वोल्ट कहा जाता है। आई आर से कमी आ रही है, आई आर से फॉल हो रहा है, ईएमएफ में कमी है, डिक्रीज हो रहा है ईएमएफ, तो IR is called I product of IR is the term of potential, so it is called lost volt. IR को क्या कहेंगे? IR is called lost volt। जितना से सेल का ईएमएफ घटा है IR फैक्टर से ही घटा है, तो इसलिए सेल के डिस्चार्जिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन V पोटेंशियल डिफरेंस V EMF V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और इस रिलेशन से क्लियर है, इसी पर प्रॉब्लम आता है, इस साल में पूछा सीबीएसई बोर्ड में, ऑल इंडिया। इसे क्लियर है कि V इज लेस देन E। जब सेल डिस्चार्ज होगा, करंट सेल से ड्रॉन किया जाए, ड्रॉन होगा सर्किट में, रेजिस्टर में, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ई से घट के V होगा, और कितना से घटेगा? IR से, तो इसको कहेंगे लॉस्ट वोल्ट। द टर्म IR इज कॉल्ड लॉस्ट वोल्ट। बट इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए सेल, करंट इज सेंट फ्रॉम आउटसाइड। बट इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए सेल, करंट को हम बाहर से डीसी सोर्स लगाकर, चाहे जो भी हो, जोन सोर्स हो, जनरेटर चलाकर, जैसे भी हो, सेकेंडरी सेल को चार्जिंग करते हैं, तो बाहर से उसमें जो है बैटरी बाहर के सोर्स से करंट हम भेजेंगे। यहाँ तो करंट जो है ऐसे उल्टा डायरेक्शन है ऐसे, और यहाँ जो है करंट जो है बाहर से भेजेंगे सेल के अंदर, यहाँ सेल से करंट बाहर आ रहा है। तो अगर सेल से करंट बाहर आ रहा है तो करंट के डायरेक्शन में, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में सेल को पॉजिटिव माना जाएगा। अगर सेल को करंट जो है ईएमएफ के अगेंस्ट में सेल को पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कराएंगे, तो उस सिचुएशन में सेल का जो ईएमएफ होगा वो नेगेटिव माना जाएगा। तो किरचॉफ लॉ में प्रॉब्लम बनाएंगे, ऐसे किरचॉफ लॉ में हम इस चीज को देखेंगे। उसमें किरचॉफ लॉ व्हीटरस्टोन ब्रिज में डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा ईएमएफ? जब सेल के अंदर जो है ईएमएफ जो है करंट का जो डायरेक्शन है वह नेगेटिव से पॉजिटिव, सेल के अंदर में करंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करे, तो उस सिचुएशन में आई का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो ही रहा है इसमें सेल के अंदर में। ये देखिए सेल के अंदर में नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि उस डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर कन्वेंशन करंट का फ्लो हो, करंट आई का फ्लो हो, तो हम कहेंगे सेल का ईएमएफ पॉजिटिव है। और इसके अगेंस्ट में अगर हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से करंट बाहर, एक्सटर्नल करंट पॉजिटिव से इंटर करके नेगेटिव की ओर जाए, तो इसको कहेंगे सेल का ईएमएफ नेगेटिव। इस स्थिति में सेल का ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में भी जो होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, आई के बदले में माइनस आई हो गया। पहले जो करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, बाहर से करंट भेज रहे हैं। चार्जिंग क्या केस है? ये चार्जिंग ऑफ ए सेल, बाहर से बैटरी जोड़ करके, इसमें करंट जो है बैटरी या जनरेटर सप्लाई जो भी हो, चार्जिंग ऑफ ए सेल, इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तब ये फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू E, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, E माइनस आई, दैट इज E प्लस आई आर। तो यहाँ देखिए चार्जिंग के केस में ये भी रिलेशन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ और करंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, लेकिन चार्जिंग के केस में। और ये देख रहे हैं कि IR से
आई आर प्रोडक्ट ऑफ आई आर इज द टर्म ऑफ पोटेंशियल, तो ईएमएफ में उतना बढ़ गया, आई आर बढ़ गया। यहाँ लॉस्ट वोल्ट था, वहाँ गेन वोल्ट है, वहाँ वोल्टेज गेन है, आई आर इज द वोल्टेज गेन, हेयर आई आर इज द वोल्टेज लॉस्ट वोल्ट, वहाँ वोल्टेज गेन है। सो उस केस में, चार्जिंग के केस में सेल का जो ईएमएफ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ईएमएफ से बढ़ जाएगा, दैट इज V इक्वल टू ई प्लस आई आर। ये बात ध्यान देने, बहुत सा प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट ऑफ इसमें प्रॉब्लम है, उस पर चार्जिंग वाला, उसको हम अलग से बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ देयरफॉर रिजल्ट क्या है, V इज ग्रेटर देन E। चार्जिंग के केस में ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें, वेरी हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, चार्जिंग ऑफ ए सेल। तो ये आज का टॉपिक तो समाप्त हुआ, ये वाला माने रिलेशन तक, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम है इसी फॉर्मूला पर, और एक प्रॉब्लम तो इस बार सिमिलर प्रॉब्लम एनसीईआरटी सीबीएसई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा, जो कि जो 3.2 जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, माने एकदम सिमिलर है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज था उसमें, तो उसको भी देखते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद इस पार्ट को समाप्त करेंगे। मेरा प्रयास है कि सिलेबस को देखते हुए, एग्जाम नजदीक है, इसको देखते हुए अधिक से अधिक टॉपिक में एक वीडियो में लेने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए, नियर अबाउट 1 आवर का वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसका कारण यही है कि मैं चाहता हूँ कि सिलेबस समय से, जो हमने पहले भी घोषणा की थी, पहले भी कहा कि समय से, परीक्षा के पहले मैं चाहता हूँ कि सिलेबस पूरा हो, इसके मद्देनजर इसी को देखते हुए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम भी दोनों ले थी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 3.1 और 3.2 इसी फॉर्मूला पर है, आसान है, और एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर में पूछ सकता है, इस बार तो सीबीएसई बोर्ड 2 नंबर में पूछा था। ये रिलेशन डिराइव करने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में, डिफरेंट बोर्ड से एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स में। Now solutions to NCERT text problems. First of all, problem number 3.1, in which the storage battery accumulator होता है, सेकेंडरी सेल होता है, जो हम बताए कुछ देर पहले, सेकेंडरी सेल इसी वीडियो में, तो उसको एक्यूमुलेटर भी कहा जाता है। तो स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, ईएमएफ दिया हुआ है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉन होगा, ये सॉल्व करना है, काफ़ी आसान है। सेल का ईएमएफ दिया हुआ है, ईएमएफ 12 वोल्ट, 12 V, internal resistance, which the symbol of internal resistance small r is 0.4 ohm. What is the maximum current drawn from the battery? I max निकालना है, maximum current. Using the formula which was used in the previous topic in this video, I is equal to, using Ohm's law, I is equal to E upon R plus R, कि I is equal to E upon R, capital R plus small r, but here एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0, R इज 0, R का मेंशन नहीं है, इसका मतलब है R जो है 0 है। इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम, जो कि स्मॉल है, और R इज इक्वल टू 0, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर जो है का फैक्टर कैपिटल R नहीं है, R का वैल्यू ज़्यादा होता है। R का वैल्यू अगर R प्रेजेंट रहता तो करंट डिनोमिनेटर जो है लार्ज हो जाता, लार्ज होने से करंट जो है स्मॉल हो जाता, लेकिन यहाँ R है ही नहीं, स्मॉल R का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, तो कैपिटल R ना होने से डिनोमिनेटर जो है स्मॉल हो गया, जिससे कि करंट लार्ज हो जाएगा। तो यार कैपिटल R इजकल टू 0 है, इसलिए I मैक्स इजकल टू हो गया, I यहाँ पर कर देते हैं इजकल टू, और I मैक्स इक्वल्स टू कैपिटल E अपॉन R, स्मॉल R कैपिटल R 0 हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिससे जोड़ कनेक्ट करना है वह 0 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस 0 है, और E इजकल टू 12 वोल्ट अपॉन स्मॉल R इज 0.4, दैट इज ये 30, ये कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, और एक अंक पर डिसिमल है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.4 से 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 30, दैट इज 30 एम्पियर आंसर। इसका आंसर हो गया 30 एम्पियर, आई मैक्स इजकल टू 30 एम्पियर। नाउ 3.2, इसी में हमने इधर साइड में इसको कर दिया है एक ही साथ,
इसको नोट कर लें आप, काफ़ी आसान है। अब इसमें जो है ए बैटरी ऑफ EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? नंबर 1, पहला रजिस्टर जो कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर निकालना है। एंड देन व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। टर्मिनल वोल्टेज क्या है बैटरी का जब सर्किट क्लोज है का मतलब उसमें की को प्रेस कर दिए हैं या प्लग लगा दिए हैं तो सर्किट पूरा हो गया, तो क्लोज सर्किट हो गया, उसमें करंट फ्लो करेगा, तब उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। टर्मिनल वोल्टेज होता है V=IR, वो निकालना है। लेकिन पहले जो है आपको निकालना है आर का, कैपिटल आर का वैल्यू। तो जो रिलेशन हम बतलाए थे V=E माइनस IR, तो उससे करके उससे हम उस रिलेशन से जो है I=E/R+R से जो है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। EMF दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है आर से, कैपिटल आर से, तो वो निकल जाएगा। तो सारी चीज़ दिया हुआ है। सेम प्रॉब्लम जो है इस बार, सेम प्रॉब्लम 2 मार्क्स में CBSE बोर्ड ऑल इंडिया एग्जामिनेशन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा। अंतर यही था कि EMF 10 के बदले 20 था और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रजिस्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 ओम के बदले में 4 ओम था। अब बाकी जो है करंट इन द सर्किट 0 करंट इतना ही दिया हुआ था। तो सेम प्रॉब्लम था। तो सेम प्रॉब्लम CBSE बोर्ड एग्जाम में जनरली NCERT से ही क्वेश्चन प्रीफर करता है। मेरे समझ से 80% तो 80 के 90% जो है ये जो है 80 to 90% NCERT टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम से, टेक्स्ट प्रॉब्लम ही पूछता है। तो इसलिए टेक्स्ट प्रॉब्लम पर कम से कम जो CBSE बोर्ड चाहे अदर बोर्ड से भी, अदर स्टेट बोर्ड से भी जो एग्जाम तैयारी करने वाले छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा सलाह है कि NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम तो जरूर ही बनाएं, उसके बाद ही साइड प्रॉब्लम बनाएं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बाकी इंजीनियरिंग मेडिकल करना है IIT में ये और नीट का, तो उसके लिए SC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स तो किताब द बेस्ट किताब है मेरे समझ से। वो किताब यहाँ भी हेल्प करेगा आपका 12 में चाहे 11th में, यहाँ भी बहुत कुछ शुरू सबका जो प्रॉब्लम है तो वो सब जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी सुटेबल। SC वर्मा बुक इज बेस्ट, SC वर्माज बुक दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इज बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग, IIT, JEE, नीट, एज वेल एज फॉर ये class 11th and 12th. Initial problems can be asked in the board examinations also. तो सेम प्रॉब्लम पूछा, केवल 10 के जगह जो है 12 वोल्ट था और 3 के जगह 4 ओम था, करंट सेम था सर्किट में। तो इस साल जो है 2 मार्क्स में पूछा गया ऑल इंडिया CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 में। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। यहाँ EMF जो है सेल का है E=10 वोल्ट है, E=10 वोल्ट। चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का जो है 3 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, R=3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है प्राइमरी सेल का। और करंट जो है I=0.5 एम्पियर। आपको निकालना है एक्सटर्नल वैल्यू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R का वैल्यू निकालना है और फिर आपको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, वोल्टेज ड्रॉप V=IR। तो पहले R निकलेगा तब निकलेगा, ये दोनों निकालना है। अब हम फार्मूला यूज करेंगे जो पिछला टॉपिक में हमने पढ़ाया, वो फार्मूला यूज करना होगा। नाउ यूजिंग द फार्मूला I=E/R+R, which was also used in the problem 3.1. I=, अब इसके बाद V के बाद यहाँ से इधर साइड में लिख रहा हूँ E/R+R। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और सभी कुछ है दिया हुआ है, और 0.5 एम्पियर, कैपिटल इज गिवन 10, कैपिटल R अननोन है, पहले तो वही निकालना है, और स्मॉल r इज 3 और R+3 हमको R निकालना है तो R+3 को ऊपर कर देते हैं, 0.5 को डिनोमिनेटर में, 10/0.5, 5 से कैंसिल हो गया, 5 × 2 = 10 और डिसमल है एक प्लेस पर, तो इसलिए 20 हो जाएगा, 5 × 20। देयरफॉर R=20 - 3 that is 17 ohm. External resistance is 17 ohm, 17 ohm. This is the answer of the first part of this problem number 3.2.
Now we have to calculate the terminal voltage of the battery when the circuit is closed. क्लोज सर्किट है, सर्किट से जब करंट फ्लो कर रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? तो यू नो डैट टर्मिनल वोल्टेज PD, टर्मिनल वोल्टेज कहिए चाहे PD कहिए, और टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू IR यूजिंग ओम्स लॉ. टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल्स टू IR, I इंटू कैपिटल R, और I इज गिवन 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 17, that is 17 multiplied by 0.5, that is 8.5 volt. Answer. Therefore, potential drop, potential difference across the two terminals of the battery, which is also called terminal voltage or PD, is 8.5 volt. देखिए इसमें देखने वाली बात है, one thing is interesting here, that V इक्वल टू 8.5 वोल्ट और E इक्वल टू 10 वोल्ट. यहाँ क्लोज सर्किट हो गया तो EMF इक्वल टू EMF ड्रॉप कर गया, जो कि इस रिलेशन को फुलफिल करता है. V इक्वल टू E माइनस IR. जब क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF से कम होगा. यहाँ प्रूव्ड भी हो गया. यहाँ देखिए ये 10 वोल्ट है EMF इनिशियली, जब नो करंट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, बट व्हेन करंट फ्लोज इन द सर्किट, flows in the circuit when it is connected, when the cell is connected to the external resistor, the potential difference or terminal voltage of the cell drops to 8.5 volt, which is in accordance with this relation V is equal to E minus IR. So this part is completed. Part 11. This was very important part related to the cell EMF, potential difference, internal resistance and relation between them and some problems. अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने मोबाइल में शेयर करें, दूसरे को भी बतलाएं, और अगर नए देखने वाले हैं जो पहली बार देख रहे हैं वे सब्सक्राइब करें. उसमें समय ज़्यादा नहीं लगना है, 1 सेकंड का मैं कष्ट आप लोगों को देना चाहता हूं. केवल सटा देना है अपने फिंगर को अपने मोबाइल स्क्रीन पर. थैंक यू वेरी मच.